हेलो स्टूडेंट, मैं रश्मि नौरंगी, राजनीति शास्त्र सहायक प्राध्यापक, शासकीय डॉक्टर वामन वासुदेव पाटनकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग से। आज हम देखेंगे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण की प्रस्तावना। आज का युग वैश्वीकरण का युग है। इस युग में देश देश के बीच की सीमा समाप्त हो गई है और पूरा संसार एक गांव सा प्रतीत होता है। वैश्वीकरण के द्वारा शासन और सत्ता अलग होने पर भी शासकीय सिद्धांतों में समानता लाने का परिश्रम कर रहे हैं। विकसित देश, अविकसित देश, विकासशील देश में इन नए सिद्धांत का प्रभाव अलग अलग प्रकार से पड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन शब्द हिंदी में भूमंडलीकरण, ग्लोबीकरण आदि नामों से जाना जाता है। वैश्वीकरण का अर्थ किसी वस्तु, सेवा, पद्धति अथवा सिद्धांत को विश्वव्यापी बनाना ही उस वस्तु, सेवा, विचार, पद्धति अथवा सिद्धांत का भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश का अन्य देश के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान के मार्ग में किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाए और ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसे सभी देशों का विश्वास प्राप्त हो, तो ऐसी व्यवस्था को वैश्वीकरण कहा जा सकता है। वैश्वीकरण का परिभाषा डॉक्टर विमल जलान के अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ है कि देश या राष्ट्रीय हितों के स्थान पर दूसरे देशों के हितों एवं बहुराष्ट्रीय नियमों के हितों को प्राथमिकता देने के नीतिगत बदलाव का वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के लाभ, गुण या पक्ष में तर्क। पहला है विकास में सहायक। वैश्वीकरण के समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण से विश्व सभी राष्ट्रों एवं समाज सहित अंतिम रूप से मानव के बहुमुखी विकास में सहायक होता है। विकास की अनवरत चलने वाली प्रक्रिया भी वैश्वीकरण के माध्यम से ही दिशा एवं तेजी प्राप्त करती है। दूसरा है एकता का प्रतीक। वैश्वीकरण के माध्यम से आज विभिन्न देशों में राष्ट्रीय एकता की भावना दिखाई देती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीयता का प्रमुख व्यवहारिक कारक है और यह अंतर्राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनता जा रहा है। यह राष्ट्रवाद एवं सुरक्षावाद सहित संचलित धारणाओं का निषेध करता है और विश्व एकता तथा भाईचारे की भावना का विकास शांति के मजबूत आधार पर निर्माण करते हैं। तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए फायदेमंद। वैश्वीकरण में उत्पादकता के विकास को तो थोड़ा सा ही प्रभावित किया है, परंतु इससे बड़ी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बहुत फायदा हुआ है। वैश्वीकरण से उन्हें सत्ता और श्रम एवं सस्ते तकनीकी कार्यकर्ता एवं प्रबंधक पाने में सहायता दी है, जिससे उनके लाभ में वृद्धि हुई है और वैश्वीकरण में उत्पादकता के लाभ के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उचित दिशा निर्देश। विश्व व्यापार संगठन आज वैश्वीकरण का एक प्रमुख उपकरण बन गया है। इसका उद्देश्य ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उचित दिशा निर्देश प्रदान करते हुए एक ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिसमें राष्ट्रों का आर्थिक शोषण ना हो और वे स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी लाभों का अर्जन कर सकें। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय
आत्मनिर्भरता का विकास। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को काफ़ी बढ़ा दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीयता का स्वाभाविक विकास हो रहा है एवं संकुचित राष्ट्रीयता का पतन। हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जीवन में अधिकाधिक खुलापन एवं पारस्परिक सहयोग पनप रहा है। वैश्वीकरण से हानि, दोष या विपक्ष में तर्क। पहला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अनुत्तरदायित्व भूमिका। वैश्वीकरण का सहारा लेते हुए इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी स्थिति इतनी मजबूत बना ली है कि इनका आचरण अब गैर जिम्मेदारी होता जा रहा है। इन्हें तो बस अपने हितों की चिंता है, भले ही उस देश और उसकी जनता का नुकसान ही क्यों ना हो। वे अपने विकास को ही अधिक महत्व देते हैं। दूसरा है उत्पादकता एवं निवेश में गिरावट। विश्व के आर्थिक एवं औद्योगिक आंकड़ों का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वैश्वीकरण के विकास के साथ देशों की उत्पादकता दरों एवं निवेश में गिरावट आती जा रही है। वित्तीय प्रवाह की नई व्यवस्था ने ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। विकासशील देश इससे अधिक प्रभावित हुए हैं और अनेक देशों की सकल उत्पादकता में बहुत कमी आ गई है। तीसरा है थोपी हुई व्यवस्था। आलोचकों का कहना है कि वैश्वीकरण कोई एक स्वाभाविक या प्राकृतिक विकास की व्यवस्था नहीं है, बल्कि आर्थिक शक्ति के आधार पर थोपी गई व्यवस्था है। विकास पर्याप्त होने के कारण यह व्यापारिक योजनाओं के अनुकूल चलाई गई है। यह स्पष्ट रूप से नज़र आती है कि वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने हेतु सर्वाधिक प्रचार प्रसार व्यापार जगत ने ही किया है। मतलब वैश्वीकरण का विकास व्यापार, प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जाता है। चौथा है विकसित देशों की विचारधारा। आलोचक यह मानते हैं कि वैश्वीकरण मूल रूप से राष्ट्रीय कंपनियों या निगमों द्वारा प्रेरित कार्यक्रम है। साथ ही यह विकसित देशों की एक ऐसी विचारधारा है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी देशों की सरकारों एवं बड़े पूंजीपतियों की मिलीभगत से ही उनके हित में बनाई गई विचारधारा है। पांचवा है वित्तीय तत्परता। वैश्वीकरण की मुक्त व्यापार एवं बाजार मूल्यों पर लेन देन ने वित्तीय तरलता को पैदा कर दी है। ऐसे कारण पैदा होते जा रहे हैं कि वित्तीय संकट अधिकाधिक चुनौतीपूर्ण बनते जा रहे हैं। एक ओर व्यापक निजीकरण तो दूसरी ओर नियमन व्यवस्था के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियाँ। पहला है भूमंडलीकरण ने सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में विषमता को जन्म दिया है, जिससे कई देशों को लाभ पहुंचा है तो दूसरी तरफ विश्व में गरीबी को बढ़ाया है। मतलब भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से जहां विकासशील देश को अपने विकास करने में असफलता प्राप्त हो रही है, वहीं दूसरी ओर विकसित देश अपने विकास करने में और अधिक विकसित होती जा रही है। दूसरा है निर्धन देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है।
वैश्वीकरण के द्वारा जहाँ विकसित देश और अधिक विकसित होती जा रही है, वहीं अविकसित देश विकासशील देश में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार नहीं हो पा रहा है। तीसरा है देशी अर्थव्यवस्था विश्व व्यापार के लिए चलाई जाती है, जिसमें लघु उत्पादन नष्ट होता है। वैश्वीकरण के द्वारा एक ऐसी अर्थव्यवस्था चलाई जाती है जहां विभिन्न विश्व व्यापार की तकनीकी विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, जिससे लघु उत्पादन नष्ट होता जा रहा है। चौथा है भूमंडलीकरण क्षेत्रवाद को बढ़ाता है, जिसमें लोगों का लक्ष्य सत्ता को किसी भी तरह प्राप्त करना होता है। पांचवा है नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलता है तथा छोटे से गरीब देशों की अवहेलना बढ़ती जा रही है। वैश्वीकरण की सफलता के लिए सुझाव। पहला है विश्व स्तरीय आंदोलन एवं विश्व जनमत के द्वारा वैश्वीकरण के न्यायोचित परिप्रेक्ष्य को उभारा जावे, जो कि सभी समाजों में सारी मानवता के लिए हित एवं विकास को उभारे। तीसरा है मुक्त बाजार एवं मुक्त पूंजी निवेश पर से दबाव एवं प्रतिबंधों से मुक्त करने की दिशा को प्रयास किया जावे। तीसरा है विश्व सहयोग में वृद्धि हेतु कार्यरत क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं अशासकीय संगठन संस्थाओं के कार्य को सुनिश्चित स्वरूप एवं दिशा प्रदान किया जावे। वैश्वीकरण के संभावित खतरों का आकलन कर सामूहिक प्रयासों से उन्हें दूर करने हेतु कदम उठाए जावे। पांचवा है वैश्वीकरण न्यायोचित प्रबंधक एवं निर्देशन करने के लिए एक समक्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया जावे। निष्कर्ष। आज आर्थिक उदारीकरण भूमंडलीकरण की लहर विश्व के सभी भागों में कहीं तेज और कहीं मंद रफ्तार से चल रही है। उदारीकरण अथवा आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने, उत्पादन प्रक्रिया में सुधार लाने, आधुनिक टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने तथा उपलब्ध क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करने हेतु लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाने के लिए की गई है। महत्वपूर्ण उपायों को अमलीजाम पहनाया गया है।